Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this class we are going to discuss about D block elements physical properties. Now we are studying the D block elements. In previous video we have discussed the general introduction, their electronic configuration and general the concept of transition metal. अब अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये सब मेटल है, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। तो इसके साथ ही इसमें मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे जूनियर क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि मेटल्स क्या होती है, मेटल्स डक्टाइल होती है, मेलिएबल होती है, हार्ड होती है, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। तो सभी प्रॉपर्टी जो है अपने पास आ जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर, डी ब्लॉक मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स। करेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, ये तो एक जनरल सी बात है, नॉर्मल सी कॉमन सी थिंकिंग है, ये तो अपन वैसे भी समझ सकते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसमें जो तीन प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, एक है हार्डनेस, एक है इनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, और एक है इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो तीन चीजें हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है इनमें कंपैरिजन पूछा जाता है। अब कंपैरिजन यहां पर दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो कंपैरिजन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की मेटल्स के साथ है, एस ब्लॉक मेटल्स के साथ है, कि एस ब्लॉक मेटल्स में और डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन मेटल्स है इन दोनों में ये तीनों चीजें जो है किस टाइप की मेटल में ज्यादा होगी और क्यों होगी, कि एस ब्लॉक मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स में जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, हार्डनेस किसकी ज्यादा है और क्यों है। फिर उसके बाद में जो सेकंड कंपैरिजन आता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है आपस में, कि डी ब्लॉक की जो मेटल्स है ट्रांजिशन मेटल्स, इनमें आपस में कंपैरिजन करके पूछा जाता है कि इनमें किस मेटल के लिए ये वैल्यूज ज्यादा है और किस मेटल के लिए वैल्यूज कम है। कि जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं या अप टू डाउन चलते हैं तो इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। अब ये जो चीजें हैं अपन सब जानते हैं। देखो हार्डनेस जो होता है कि वो मेटल जो है कितने ज्यादा हार्ड है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो रही है। करेक्ट। एटोमाइजेशन एंथैल्पी होती है, देखो एटोमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है और एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू एटम्स। तो जो मेटल है उसके सारे बॉन्ड तोड़ेंगे अपन, और सारे बॉन्ड तोड़कर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस एटम्स के अंदर। उसमें जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाएगा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों चीजें हैं, अब देखो यहां अपन जो है क्वेश्चन की बात करें पहले कि कंपैरिजन करें अपन, दो टाइप के जो कंपैरिजन अपन ने डिस्कस किए हैं, उससे पहले कुछ बेसिक भी अपने को पता होनी चाहिए ताकि उनको अपन अप्लाई करके कंपैरिजन का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सके। तो बेसिक ये है, जब अपन हार्डनेस देखें, मेल्टिंग पॉइंट देखें, एटोमाइजेशन एंथैल्पी देखें, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये मेटल का जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि मेटल का जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो मेटल उतनी ज्यादा हार्ड होगी। मेल्टिंग पॉइंट में और एटोमाइजेशन एंथैल्पी में क्या कर रहे हैं अपन, इसमें क्या किया जाता है कि मेटल का जो बॉन्ड होता है, मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड जिसको कहा जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो उसको जितना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड यहां पर टेम्परेचर और यहां पर एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑल दे आर प्रोपोर्शनल टू मेटल स्ट्रेंथ या मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, दे आर प्रोपोर्शनल टू, यहां पर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है, मेटल अपन जानते हैं कि मेटल्स में क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो होता है, तीन होता है। तो उनको डोनेट करके वो अपना पिछला जो शेल होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करती है। तो मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। सब जानते हैं मेटल को कहा ही उसको एलिमेंट को कहा जाता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाती है जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये मेटेलिक बॉन्ड जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो ये है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना रही है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल बॉन्ड बनाएगी उसका मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा ये है कि वो मेटल कितना इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, जितना इजीली डोनेट करेगी उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड, पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्ड, और दूसरा ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, इट इज प्रोपोर्शनल टू ईज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन बाई मेटल। ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ही ये तीनों चीजें हार्डनेस, एटमाइजेशन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। ये बेसिक है। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपना ये है पहला तो कि अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक मेटल्स है, जिसमें अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है और एक ट्रांजिशन मेटल्स है। अब इन दोनों में एक कॉमन कंपैरिजन किया जाए कि किस ग्रुप के मेटल्स में ये तीनों चीजें ज्यादा होगी। करेक्ट? तो अपन ये चीजें देखेंगे, इससे ये डिसाइड होगा, इससे ये डिसाइड होगा। तो देखो एस ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, एस ब्लॉक मेटल्स जिसमें दो ग्रुप्स है अपने पास, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनका यदि कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है, ये NS1 है और ये NS2। करेक्ट? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना पिछला जो शेल है उसको कंप्लीटली फिल कर देती है। क्योंकि इसको यदि दो इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करेगी तो इसका पिछला जो शेल है N-1 वो S2 और N-1 P6 हो जाएगा। ये अपन सब जानते हैं। यहां पर भी ये होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये होगा। करेक्ट? तो ये डोनेट करती है एक इलेक्ट्रॉन और ये डोनेट करती है दो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो कम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो कम है। एक या दो ही तो है, एक या दो तो बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन की नंबर। करेक्ट? यहां से तो स्टार्ट होगी नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कम है। इससे क्या होगा? इनमें मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी और ये दो तीनों चीजें हैं वो भी रिलेटिवली क्या होगी? कम होगी। किसके रिलेटिवली? ट्रांजिशन मेटल्स के। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में यदि अपन देखें, देखो ट्रांजिशन मेटल्स यदि अपन देखते हैं तो अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो हम क्या लिखते हुए आए कि NS में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और फिर N-1d में अपन एक एक करके 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। एक्सेप्शनली यहां पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो अपन पहले लिख चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक ट्रुथ जो है वो अपन इसके लिए, एक फैक्ट जो है वो यहां पर इसके लिए भी पता होना चाहिए हमें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो क्या होता है कि जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डोनेट किए जाते हैं। यहां पर वैलेंस शेल कौन सा हुआ? NS। इसके इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किए जाएंगे, उसके साथ साथ में इनर जो डी सबशेल है इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किए जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर होता है। रीजन? क्योंकि यहां पर NS का सबशेल की जो एनर्जी होती है और N-1d सबशेल की जो एनर्जी होती है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है। तो जितनी एनर्जी में NS से इलेक्ट्रॉन निकलता है लगभग उतनी एनर्जी में N-1d से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं मैग्नीज, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है? 4s2 3d5, 4s2 3d5। अब वैलेंस शेल कौन सा है? ये है। तो इसके दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाने चाहिए। वैलेंस शेल यानी जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर लिखा हुआ है, तो कौन सा है? 4th। ये तो इनर हो गया 3 तो। करेक्ट? इसके पहले 3s2 3p6 भी फिल है और उसके बाद में 3d। तो इनर शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इनर शेल का जो डी सब शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। और यहां से भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का होता है 3s1, उसके पहले क्या भरा हुआ है? 2s2 2p6। तो ये आउटर मोस्ट शेल है और ये इसका इनर शेल है। इनर शेल का पी सब शेल जो इसके जस्ट पास में है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अलग अलग है। देखो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो डोनेट किए जाएंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा Mn2+ और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। ये जो है ये अपना वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बना लेगा Na+ और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 2s2 2p6। ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा है। अब यहां पर दिक्कत यह है इसका, अब आगे जो होगा यहां तक ठीक है, यहां पर भी वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए, यहां पर वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया। अब आगे की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगी। आगे यहां पर क्या होगा? अब जो इनर शेल है उसका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया जाएगा। उसके रीजन 2 है अपने पास, एक तो इसको स्टेबिलिटी गेन हो गई, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों बिगाड़ना चाहेगा ये। दूसरा 3s और 2p की जो एनर्जीज है उसमें भी ज्यादा डिफरेंस है, इतना जो डिफरेंस है वो इतना कम नहीं है। तो जितनी एनर्जी में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके बजाय यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फिर उससे आगे यदि अपन इतनी एनर्जी अपन प्रोवाइड करवाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। करेक्ट? क्योंकि एक तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, दूसरा स्टेबिलिटी अपने बिगाड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन यहां पर अपन देखते हैं तो 3d5
5, 1 2 3 4 5, और 3d5 के पहले अपने पास क्या है, 3s2 3p6, 3s2 3p6। तो ये अपने 3d5 के 1 2 3 4 5, अब इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये भी डोनेट करेगा। उसका रीजन ये है कि यहां पर 4s और 3d की जो एनर्जी होती है इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जितने अमाउंट में, जितने एनर्जी अमाउंट में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लगभग उतने ही एनर्जी अमाउंट में 3d5 से भी इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उसके बाद में एक एक करके 1 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए जाएंगे, और यहां पर बन जाएगा Mn7+। पांचों इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट किए जाएंगे ऐसा नहीं है, पांचों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं अलग अलग कंपाउंड के अकॉर्डिंग। यहां पर ये 2 के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 3d4 भी बना सकता है और Mn3+ बना लेगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट किया, यहां आ गया 4+ और यहां आ गया 3d3। तो ऐसे जो है Mn2+, 3+, 4+, ऐसे करके 7+ तक ये इलेक्ट्रॉन जो है आयन बना सकता है। तो इन दोनों में अपन ने डिफरेंस क्या देखा, और ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन भी होगा। तो अपन आयंस की बात नहीं करेगा, एक जनरल आइडिया ले रहे हैं अपन कि किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अपना जो मेन फोकस है वो यहां पर है, इससे इस चीज को कनेक्ट करते हैं। इसको अपन आगे नहीं लेके जाएंगे, वो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का, आयन की जो टेंडेंसी है उसका पार्ट बन जाएगा। अब अपना जो मेन पॉइंट है उससे अपन डाइवर्ट नहीं होंगे, अपन यहां पर लाएंगे इस चीज को। यहां पर देखो वैलेंस शेल के 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं, यहां पर वैलेंस शेल के साथ साथ इनर डी सब शेल के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो भी डोनेट किए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेटेड है वो किस आयंस में ज्यादा होंगे, किन तरह के मेटल्स में ज्यादा होंगे, इनमें होंगे या इनमें होंगे? डेफिनेटली इन्हीं में होंगे, क्योंकि इनमें तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, इसमें वैलेंस शेल के साथ साथ इनर जो डी सब शेल है उसके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इनके कंपैरिजन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इस वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनकी हार्डनेस, एटमाइजेशन, एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो एस ब्लॉक के अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से बहुत ज्यादा होते हैं। करेक्ट, और यही अपना पॉइंट था, अपन इन दोनों में कंपेयर करना चाह रहे थे, कंपैरिजन की ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा है, एस ब्लॉक मेटल्स। अब इसके बाद में ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है इनका अपन कंपैरिजन देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। जितने भी ट्रांजिशन मेटल है 3d सीरीज, 4d और 5d सीरीज, उनमें ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो किन मेटल्स में ज्यादा है और किन में कम है। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है एटमाइजेशन एंथैल्पी, इसको अपन डिनोट करें डेल्टा एच से, एंथैल्पी डेल्टा एच एंड एटमाइजेशन का फर्स्ट लेटर ए हो गया, जिस तरह से अपन एंथैल्पीज को डिनोट करते हैं। सेकंड मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्ड इज हार्डनेस। अपन इन तीनों प्रॉपर्टीज को जो है कंपेयर करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, किस डी ब्लॉक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज ज्यादा है और किस में कम है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अपन हर एलिमेंट के लिए इनकी वैल्यूज लर्न करें और फिर उसमें कंपैरिजन करें। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है इसको बनाएंगे पीरियोडिक फंक्शन, कि यानी हम देखेंगे कि जब पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं 3d सीरीज में, 4d में और 5d सीरीज में, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, क्या रेगुलर चेंज आते हैं। और ऐसे हम देखेंगे जब किसी ग्रुप में अपन अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं तो इन प्रॉपर्टीज में क्या रेगुलर वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 3d सीरीज के लिए कि जब 3d सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इन प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आएंगे। अब ये बताने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो अब तक जैसे अपन ने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर, और मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड, पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्डिंग, और साथ ही प्रोपोर्शनल होता है ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल। जब ये दोनों चीजें बढ़ती है तो अपना मेटेलिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके साथ ही ये जो तीनों चीजें हैं एटमाइजेशन, एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस, ये भी बढ़ जाती है। करेक्ट, तो अपन इन दोनों के बेसिस पर, ये जो इसको फैक्टर इफेक्ट करे, इनके बेसिस पर अपना आंसर बताएंगे कि लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन चलने पर इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या रेगुलर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले अपन जैसे 3d सीरीज के एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें जो फैक्टर लिया जाएगा वो लिया जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड। जैसे जैसे इसमें चेंज होंगे वैसे वैसे अपने पास ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है इनमें भी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मान लो ये बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगी, ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये भी डिक्रीज होगी। अब ये अपन देखेंगे ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया
कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इन प्रॉपर्टीज में अपन कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने यहां पर लिखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ns इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो ट्रांजिशन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज आती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेरिजन में ज्यादा आती है। वो एक कॉमन लैंग्वेज में अपन ने कहा था कंपेरिजन के लिए। अब हमें वही लाइन स्पेसिफिकली यहां पर जो है बतानी पड़ेगी कि यहां पर जो अपन ने वर्ड यूज लिया था कि ns के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, उसके साथ साथ में इनर d जो होता है n-1d उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहीं पे एक चीज हमें थोड़ी सी बहुत ध्यान से देखनी है कि क्या n-1d के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, n-1d के केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जो है यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो नंबर है ये कहां से आएगी अपने पास में? ns के इलेक्ट्रॉन, ns के तो पूरे इलेक्ट्रॉन लेंगे, पेयर अनपेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n-1d सब शेल के कौन से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे? केवल अनपेयर्ड। और इस सम को जोड़ के अपन देखेंगे कि पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसके बेसिस पर अपन बताएंगे कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो तीनों वैल्यूज है वो कैसे वेरी कर रही है। करेक्ट? तो उसके लिए सबसे पहले अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो देखो 4s2 तो सब में कांस्टेंट रहता ही है, ns में जो होता है सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सब में ns में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद में n-1d में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा 1 से लेकर 10 तक। ये 3 है, ये 4, देन 5, 6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड 3d10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि यहां तो 3d10 होता है, d5 होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो क्यों नहीं किया? एक चीज यहां ध्यान रखनी है, बिल्कुल देखो यहां पर जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही लिखेंगे जो n+l रूल से आना चाहिए। ये केवल अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं जो रियल में आ रहा है। अभी केवल अपन एक ट्रिक बना रहे हैं जिससे इसका ऑर्डर अपन जान सके। तो इसका ऑर्डर जानने के लिए अपन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां अज्यूम कर रहे हैं जो होना चाहिए। करेक्ट? अपने लिखने से तो वो होगा नहीं, गलत तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे, केवल अपन ये काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा तरीका है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो अपन पहले चेंज करेंगे फिर उसको वेरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो n+l रूल से आना चाहिए इसके लिए, इस टॉपिक के लिए अपन वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानकर चल रहे हैं, केवल अज्यूम किया अपन, ये मान लो। तो अब यदि इनमें अपन काउंट करें, इनमें काउंट करें अपन ns के इलेक्ट्रॉन और n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल से लिखा है कि ns में दो दो चल रहे हैं, n-1d में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एक्सेप्शन को अपन भूल गए और कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि नई चीज तो कोई याद करनी है नहीं, बढ़िया है, बेटर एक्सेप्शन भी अपने को नहीं याद है तो इस चीज के लिए कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो यहां पर यदि अपन काउंट करने लगे तो ns में सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ns में यानी कि यहां पर 4s जो है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं। अब n-1d की यदि बात की जाए 3d की, तो देखो 1 2 ऐसे तो 3d में 1 से 10 तक बढ़ रहे हैं, तो 3d के 1 ऐड करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 10 तक ऐड करते रहेंगे। लेकिन ध्यान से देखो यहां पर n-1d के टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे अपन ने लिखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और यही चीज अपने आगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर और इनके आयंस के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बताने के लिए वहां पर भी ये चीज काम में आएगी। यहां पर यदि देखो जैसे हम जानते हैं कि डी सब शेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें स्टार्टिंग के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो तो फिल किए जाएंगे अनपेयर्ड, और जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा पेयर। तो यहां D1 की बात करें तो अपन इस तरह से बढ़ते हैं, D2 जो है वो इस तरह से आता है, D3 देन D4 देन D5, 1 2 3 4 5। अब यहां तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, एस तो कांस्टेंट है। अब यहां जो मेन चीज ये रही पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये किसका फंक्शन हो गया? n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अब वो चीज जो है यहां से स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ रही है, D1 से D5 तक, उसके बाद जो है डी इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, क्योंकि अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर हो जाएगा। यहां पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 एंड ये 6, अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 4 ही बचे हैं। यहां पर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें अपन तो 1 2 3 4 5, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपन एन सर्कल करते हुए चलते हैं जिससे आगे काउंटिंग में दिक्कत नहीं हो। ये 6 और 7, अब अनपेयर्ड 3 ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड बचे हैं 2। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अनपेयर्ड 1 बचा है। और यहां जब D10 पूरा भर जाएगा तो अनपेयर्ड 0 होगा। तो यदि अपन इनको NS के तो लिख ही लिया, अब n-1 डी के भी अपन लिखते रहे, तो यहां अनपेयर्ड 1 है, यहां अनपेयर्ड 2 है, 3 है, 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, फिर अनपेयर्ड 4 ही रह गए, देन 3 देन 2 देन 1 एंड देन 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है n-1 डी के वो यहां से यहां तक 1 to 5 बढ़ रहे हैं और फिर 5 से 4 3 2 1 0 डिक्रीज हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये चीज चेंज होगी और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज वेरी करेगी। ये चीज यहां पर मैंने जिसके ऊपर अपन को फोकस करना है। अब देखो अनपेयर्ड टोटल यदि काउंट करें, काउंटिंग 4 आ रही है, 5 जितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, 6 7 8 नहीं होगा, इसमें डिक्रीज हो गया 6 देन 5 देन 4 देन 3 एंड देन 2, करेक्ट। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, अब यदि इसको यदि अपन देखें, देखो किस तरह से अपन चीजों को मैच करेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक n-1 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े और जो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ रहे हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक। उसके बाद में ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसके बाद में डिक्रीज होगी। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसका मतलब एटमाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस भी स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ेंगे और उसके बाद में डिक्रीज होंगे। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है और ये चीज जो है इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है उस पर भी एज इट इज अप्लाई होगी, करेक्ट। तो इसको देखकर हम अज्यूम कर पाएंगे कि यदि हम इसको ग्राफ से शो करना चाहें कि हम ग्राफ खींचे एटॉमिक नंबर और इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लें, तीनों का वेरिएशन सेम ही रहेगा। तो यदि ग्राफ से शो करना चाहे तो हम कहेंगे स्कैंडियम से मैग्नीज तक इनकी वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद में ये डिक्रीज होगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये एक्सपेक्टेड है, अभी तो ये इसको अप्लाई करके अपन ने बताया, लेकिन जानते हैं कि जैसे केमिस्ट्री, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां तक बात कर रहे हैं अपन, तो हमें एक्सेप्शंस के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन कौन सा है, मैग्नीज का है। इसमें जो मैग्नीज है इसको अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैग्नीज तक ये चीजें बढ़नी चाहिए और फिर डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीज को अपन एक्सेप्शन मान लेते हैं, तो मैग्नीज में ये चीज जो है यहां से डिक्रीज हो जाएगी और ये आ जाएगा यहां पर। एक चीज हमें यहां पर एक्सेप्शन के लिए भी याद रखनी है, एक ही है मैग्नीज, ज्यादा चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब तक जो अपन ने पढ़ा है, इतनी मेहनत करके यहां जो सेट किया सारी चीजें, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, सब वैसे वैसे, केवल एक मैग्नीज है, बस उसी को लर्न करना है कि जो पीक है, पीक जो इसका जैसे माउंटेन ये बनाया अपने ग्राफ का, इसका जो पीक आ रहा था अपने पास में मैग्नीज, उसको थोड़ा सा अपने को नीचे करना, बाकी एज इट इज आएगा, करेक्ट। तो अपना जो ओवरऑल इसमें आंसर है वो क्या आया कि जैसे क्वेश्चन है कि 3D, अपना जो एम है वो है कि ये जानना है कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या वेरिएशन आते हैं इन तीनों में, एटमाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस में। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू जो स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है और उसके बाद में डिक्रीज होती है, उसके बाद में डिक्रीज होती है। यदि और डीपली यदि अच्छी तरह लिखना चाहे तो हम लिखेंगे स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है, फिर क्रोमियम से मैग्नीज में घटेगी, मैग्नीज से आयरन में बढ़ेगी और फिर डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। यदि रीजन पूछना चाहे तो रीजन हम लिखेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है NS के और प्लस n-1 डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रहे हैं और फिर मैग्नीज के बाद में वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसके बाद डिक्रीज होगी और उसके साथ साथ में, क्योंकि ये तीनों चीजें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है, इसलिए जो तीनों चीजें वो स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़नी चाहिए और फिर डिक्रीज होनी चाहिए। मैग्नीज एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो इस तरह से आ रही। ये बात हुई 3D सीरीज की। अब अपन देखते हैं 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में
ये 3D सीरीज है, तो 4D सीरीज में क्या ये जो ऑर्डर अपन ने बनाया ये एज इट इज फॉलो नहीं होगा? क्या 4D सीरीज में भी वेरिएशन इस तरह से नहीं आता है? उसमें क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। केवल एक चीज चेंज होती है, बस यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा, और 5s2 तो रहेगा कांस्टेंट, और 4D में एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें अपन भरते चले। एक्सेप्शनल कैसे जाते हैं उनको अपन देख ही नहीं रहे, अपन केवल बिना एक्सेप्शन के n+l रूल से जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन केवल काउंट करें, केवल इस काउंटिंग के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का पॉइंट नहीं है ये, केवल इस काउंटिंग को जाने और इस काउंटिंग से इसको अपन रिलेट करें मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, और फिर उसके अकॉर्डिंग इन तीनों चीजों को। तो 4D सीरीज में जो आएगा जैसे इट्रियम है, जर्कोनियम है, नायोबियम, मोलिब्डेनम, देन Ru, RH, Ag एंड Cd। तो क्या उसमें ये चीजें एज इट इज अप्लाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूं तो यहाँ इट्रियम को मैं 5s लिख सकता हूं, ये 4D लिख सकता हूं, इसको जर्कोनियम को अपन इस सीरीज की बात करें तो इन सबको अपन 5 कर देते हैं, सबकी जगह पर अपन लिख देते हैं 5, 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, और जो 3 है ये लो, ये सब जगह 5 हो गया, और जो 3 है उसकी जगह अपन 4 कर देते हैं। तो ये की यही चीज 4D सीरीज में भी एज इट इज अप्लाई हो गई। वो इनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां तक, इसके यहां से इट्रियम से टेक्नीशियम तक बढ़ने चाहिए, बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में टेक्नीशियम से कैडमियम तक डिक्रीज हो रहे हैं। तो मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर के अकॉर्डिंग आ रही है, वो इट्रियम से टेक्नीशियम तक बढ़ेगी और फिर उसके बाद में डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक्नीशियम क्या है, एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैग्नीज है। तो ये जो चीज है इट्रियम से मोलिब्डेनम तक बढ़ेगी, उसके बाद में टेक्नीशियम में डिक्रीज होगी, फिर रुथेनियम में बढ़ेगी और फिर उसके बाद डिक्रीज होगी। करेक्ट? तो वही चीजें यहां पर है जैसे अपन ने 3D सीरीज में देखी। तो अपन 4D सीरीज का, यदि 4D सीरीज का यहां पे ग्राफ बनाना चाहें तो हम बनाएंगे, ये Z हो गया और ये वो एटमाइजेशन एंथैल्पी या हार्डनेस या मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से है, यहां पर हो गया इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, then molybdenum, technetium, then Ru, this is Ru, then RH, then PD, Ag and Cd। जैसे ये ग्राफ है वैसे वैसे ही इसी के जैसे ये भी ग्राफ आ गया। अब अगला जो सीरीज आएगी 5D सीरीज, उसमें भी एज इट इज होगा, इतना तो अपन समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें बस क्या करना है, यहां 5s की जगह 6s हो जाएगा और 4D की जगह हो जाएगा 5D। तो 5D सीरीज के एलिमेंट जैसे अपन लिखें लेंथेनम, हैफनियम, Ta, W, Re, ये इनके एलिमेंट्स। करेक्ट? तो ये सेम पैटर्न जैसे अपन यहां से यहां तक बढ़ा रहे हैं उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे इसमें क्या होगा, La से W तक बढ़ेगी, फिर Re में जैसे Mn में यहां डिक्रीज हो रही है, Re में डिक्रीज होगी, फिर थोड़ी सी बढ़ के OS में बढ़ेगी और फिर डिक्रीज होगी। तो यदि इसका अपन ग्राफ बनाए तो Z के साथ इसका जो वेरिएशन है वो अपन ऐसे शो करेंगे कि पहले ये बढ़ रही है, फिर थोड़ी सी डिक्रीज हुई, फिर ऊपर जाके फिर डिक्रीज हो रही। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पे La, जैसे अपन ग्राफ को इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, La, HF, Ta एंड W, ये 4 एलिमेंट हो गए। देन यहां पर आ रहा है Re, देन OS, देन IR, PT, AU एंड Hg। वही पैटर्न है जो इधर आ रहा था। अब ये तो अपन ने बात कर ली कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, तो कैसे चेंज आ रहे हैं इनमें और क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब बेसिस अपने पास में पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड जो ये चेंज हो रहे हैं, और जिस हिसाब से चेंज हो रही है उस हिसाब से मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है उसी हिसाब से यहाँ एटमाइजेशन एंथैल्पी, हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी कर रहे हैं। तीनों का एक ही चेंज है, अलग अलग नहीं है। करेक्ट? जैसे अपन इसका ग्राफ बनाए जेड के साथ तो भी ये आएगा, इसका बनाए तो भी आएगा, इसका बनाए तो भी ये आएगा। अब अपन बात करते हैं ग्रुप के लिए, ये तो पीरियड की बात थी। जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इनमें क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। अब अपन ग्रुप की यदि बात करें कि किसी भी ग्रुप में यदि अपन अप टू डाउन चले, ग्रुप में यदि अपन अप टू डाउन चले तो इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे 3D सीरीज एलिमेंट से अपन करस्पॉन्डिंग 4D सीरीज एलिमेंट में जाएं, 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में जाएं, सेम ही ग्रुप के, तो इनमें क्या क्या वेरिएशन आएंगे। ये तो लेफ्ट टू राइट के लिए। करेक्ट? फॉर एग्जांपल जैसे
फर्स्ट यदि अपन देखें यहां पर आता है स्कैंडियम, उसके नीचे आता है इट्रियम एंड देन आता है लेंथेनम। तो अपना सवाल यह है कि जब अपन स्कैंडियम से इट्रियम में और इट्रियम से लेंथेनम में जाएंगे तो इनमें क्या चेंज आएंगे, एटमाइजेशन एंथैल्पी, हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर जो अपना अंडरलाइनिंग पॉइंट जो होगा जिसके बेसिस पे अपने को आंसर देना है वो ये है, ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो स्टार्टिंग में क्या कहा था अपन ने कि एटमाइजेशन एंथैल्पी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें वो अभी तक अपन यूज करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी चीज इसी पे भी डिपेंड करता है कि मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। इस चीज को अभी अपन ने इंक्लूड नहीं किया, इसको यहां पर अपन जो है काम में लेंगे। तो जैसे अपन अप टू डाउन चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, एक ही ग्रुप की बात है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इसका और इसका तीनों सेम ही तो है, केवल n की वैल्यू चेंज होती है। तो इसमें जैसे ये नंबर 3 थी, यहां पर भी 2+1 3 थी, यहां पर भी 2+1 3 थी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड तो सेम रहेंगे। चेंज क्या होगा, चेंज होगी एटॉमिक रेडियस, जैसे अप टू डाउन अपन चलते हैं उसके बेसिस पर चेंज होगा ईज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बेसिस पर क्या होगा मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और उसके बेसिस पर ये चेंज। इस तरह से अपन ने इनको कनेक्ट किया। तो जैसे अप टू डाउन चलते हैं रेडियस बढ़ती है, अपन पहले 3D सीरीज से 4D सीरीज एलिमेंट की बात करें तो रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर चला जाएगा, दूर जाएगा तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट कर दिया जाएगा, इजीली डोनेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब 4D सीरीज का जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनाएगा, उसमें ये तीनों चीजें जो है 3D सीरीज एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा आएगी। करेक्ट, यानी यदि अपन ग्राफ से भी शो करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये 3D का ग्राफ है और ये जो अपन ने ग्राफ बनाया इधर ये 4D सीरीज एलिमेंट का ग्राफ है। तो 4D सीरीज एलिमेंट का जो ग्राफ आना चाहिए वो 3D सीरीज एलिमेंट के ग्राफ से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि स्कैंडियम से इट्रियम की ज्यादा है, टाइटेनियम से जर्कोनियम की ज्यादा है, इसका मतलब वैल्यू ऊपर आएगी। तो यदि अपन ग्राफ से एक साथ भी इनको शो करना चाहते हैं तो हम एक साथ ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन Z एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी और हार्डनेस, और अपन कह दें कि मेल्टिंग पॉइंट। यदि इन तीनों का अपन एक साथ ग्राफ बनाएं तो हम लिखेंगे कि जैसे पहले ग्राफ ही आ गया अपने पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये ग्राफ आ गया। यहां हमने इसको लिख भी दिया। अब 4D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उसमें भी एज इट इज ग्राफ आएगा, लेकिन वो इसके ऊपर आएगा, जैसे यहां बना दिया ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स का ग्राफ, और इसका अपन ने यहां पे नाम भी लिख दिया, इट्रियम, जर्कोनियम, मोलिब्डेनम तक इसको बढ़ाया, फिर टेक्नीशियम, जैसे जैसे ये चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। यहां पे आ गया Ru, देन RH, देन CD। करेक्ट, ये कंप्लीट हो। अब अपन बात करते हैं 4D से 5D सीरीज के एलिमेंट की। तो 4D से जैसे 3D से 4D में बढ़ रही है तो 4D से 5D सीरीज एलिमेंट में भी बढ़ेगा, क्योंकि 4D से 5D में जाने पर भी रेडियस बढ़ती है। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है कि 4D और 5D सीरीज का जो एलिमेंट होता है इनका रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम रहती है। क्यों रहती है, जो अपना एटॉमिक रेडियस का नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन मान लेते हैं कि 4D और 5D सीरीज का जो एलिमेंट है इसमें रेडियस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, थोड़ी सी बढ़ रही है। थोड़ी सी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ही कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो ईज होगी वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी, मेटलिक स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ेगी। इसका मतलब हार्डनेस, एटमाइजेशन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे 5D सीरीज एलिमेंट में वो भी 4D सीरीज एलिमेंट के कंपेरिजन में थोड़े से ही ज्यादा होंगे। तो यदि अपन ग्राफ शो करना चाहें तो इसका ग्राफ जस्ट इसके ऊपर आएगा, यहां पर कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यहां पर इनके नाम लिख सकते हैं अपन, LA, W तक बढ़ी, फिर ये RE में कम हुई, और फिर ये डिक्रीजिंग। करेक्ट, तो अपन अप टू डाउन चल रहे हैं तो रेडियस बढ़ रही है, उसके बेसिस पर ईजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और ये तीनों चीजें बढ़ रही है।
अब रेडियस 3D से 4D में ज्यादा बढ़ रही है, तो 3D से 4D सीरीज एलिमेंट में तीनों चीजें भी ज्यादा बढ़ रही है, 4D से 5D में रेडियस थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो तीनों चीजें भी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो करेक्टली अपने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो तीन मेन अपनी प्रॉपर्टीज थे, इनके वेरिएशन और इसका रीजन अपने अच्छी तरह समझाए। दिस क्लास इज कंप्लीट एंड इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे करके अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को अपन एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, द रेडियस, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, about all these and their exceptions. And if you think that this video is helpful for you in your studies, then please subscribe and share.